Hello students, how are you? I am Suman Agarwal here, your SST teacher. फर्स्ट टर्म में हम इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट और सेक्टर्स एंड इकोनॉमी। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन 3 मनी एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है कि मनी एंड क्रेडिट के बारे में, कि जो पुराने टाइम में हम जो है मनी किसको कंसीडर करते थे और मॉडर्न मनी क्या है, और मनी जो है कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। फिर रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लेसन 3 ऑफ 10th क्लास इकोनॉमिक्स, ये हम 2 पेजेस पढ़ेंगे, पेज नंबर 39 और 40। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? कुछ भी नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम जो आपस में लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसका एक मीडियम है। ठीक है, तो मनी क्या है? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, ये अब सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। द यूज ऑफ मनी स्पेन ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरी डेज लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ में जो मनी है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मनी, look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day। अगर हम अपने आसपास देखें तो एक ही दिन में हम मनी के थ्रू कितनी ट्रांजैक्शंस, कितना लेन देन हम करते हैं, तो ये आप देख सकते हो। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस? तो हम एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि हम पूरे दिन में मनी के साथ कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं, हम पूरे दिन में मनी से क्या क्या परचेज करते हैं, कितना लेन देन करते हैं। तो मनी जो है हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। तो हम मनी का यूज करके कई चीजें खरीदते और बेचते हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। हम जो है इस ट्रांजेक्शन में, इस लेन देन में सर्विसेज का भी एक्सचेंज करते हैं। हम जो सर्विसेज, मान लो डॉक्टर के पास जाना है तो हम उनकी सर्विसेज के बदले में मनी देंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम मनी देते हैं, मान लो हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, रेल से जाना है, बस से जाना है, तो हम वो सर्विसेज उसके बदले में क्या देंगे? मनी। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट ए प्रोमिस टू पे मनी लेटर। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती हैं जिसमें हम तुरंत जो है वो चीज़ों के बदले में पैसे नहीं देते, लेकिन हम प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम इसके बदले में पैसे बाद में दे देंगे। ठीक है, जैसे हम किसी दुकान से चीज़ें खरीदते हैं तो उधार ले लेते हैं और फिर 1 महीने के बाद उसको पैसे दे देते हैं, या कुछ दिनों के बाद उसको पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से भी हम करते हैं ट्रांजेक्शन। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? क्या तुम्हें कभी हैरानी होती है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो लेन देन है, वो उसके लिए हम मनी क्यों यूज करते हैं? ठीक है, द रीजन इज सिंपल। इसका कारण सिंपल है। ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। अगर किसी पर्सन के पास मनी है, पॉकेट में मनी है, तो वो जो है कोई भी चीज, कोई भी सर्विस आसानी से खरीद सकता है जिसकी उसको इच्छा होती है। दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी। इसलिए हर कोई जो है पेमेंट मनी की फॉर्म में जो है वो चाहता है। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। तो कोई भी, किसी पर्सन का कोई भी काम है तो उसके बदले में, मान लो जैसे फार्मर वीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको सेल करके वो मनी लेना चाहेगा, फिर उस मनी से वो जिस चीज़ की इच्छा है उसकी वो खरीद लेगा। ऐसे ही जो कोई भी वर्कर है, इंडस्ट्री में काम करने वाला है, वो अपनी सर्विसेज के बदले में मनी लेगा और उस मनी से फिर वो कोई भी चीज़ अपनी इच्छा की खरीद सकता है। तो कोई भी पर्सन जो है वो अपनी सर्विसेज या जो चीज़ों के बदले में क्या चाहता है? मनी चाहता है। ठीक है, टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर। हम एक शू मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल लेते हैं। He wants to sell shoes in the market and buy wheat। वो जो है मार्केट में शूज बेचना चाहता है। ठीक है, और क्या खरीदना चाहता है? वीट खरीदना चाहता है।
द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। तो शू मैन्युफैक्चरर सबसे पहले जो उसने शूज़ बनाए हैं उसके बदले में वो क्या लेगा, मनी लेगा उसको सेल करके, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। फिर उस जो पैसे से वो क्या खरीद लेगा, वीट खरीद लेगा। इमेजिन, अब कल्पना करो हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अगर मनी नहीं होती, रुपीज या करेंसी नहीं होती, तो अगर शू मैन्युफैक्चरर ने तब वीट खरीदनी होती तो उसके लिए वीट खरीदना कितना मुश्किल होता। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल वीट बट आल्सो वांट्स टू बाय द शूज इन एक्सचेंज। ठीक है, तब उसको एक ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ता जो कि वीट प्रोड्यूस कर रहा है, और ना केवल वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि वो जो है उस वीट के बदले में शूज भी परचेज करना चाहता है। दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों पार्टी, बायर और सेलर, उन सब दोनों पार्टीज को एग्री होना चाहिए कि जो वो बेच रहे हैं या जो वो खरीद रहे हैं वो चीजें दोनों को चाहिए। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस। मतलब डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए भी, जो सेलर है वो ऐसे पर्सन को सेल करेगा जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है, और उसके बदले में वो उसी पर्सन को ढूंढेगा जहाँ पे उसकी मतलब की चीज़ मिल रही है। तो डबल कोइंसिडेंस उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं। वट ए पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली वट द अदर विशेज टू बाय। तो एक पर्सन को ऐसा जो दूसरा पर्सन ढूंढना पड़ेगा अपनी चीज़ बेचने के लिए जो कि उसको खरीदना चाहता है। ठीक है, इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो जब पहले मनी जो सर्कुलेट नहीं होती थी, मनी नहीं होती थी हमारे पास, तो लोग जो है वो चीज़ों के बदले में चीज़ें जो एक्सचेंज करते थे, तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है, मतलब थिंग्स को एक्सचेंज करना बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो तब जब बार्टर सिस्टम था तब डबल कोइंसिडेंस देखना पड़ता था। ठीक है, लोगों को अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो जो मान लो वीट प्रोड्यूसर है, फार्मर है, उसको मान लो कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो कि उसकी वीट खरीदना चाहता है और जो अपनी चीज़ को सेल करना चाहता है। ठीक है, इसको हम डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं। इन कंट्रास्ट, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, लेकिन इससे उल्ट जहां पे जिस इकोनॉमी में, जिस कंट्री में मनी का यूज है, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो अगर हमारी पॉकेट में मनी है तो ये हमें डबल कोइंसिडेंस देखने की जरूरत नहीं है। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर ए शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर ए फार्मर who will buy his shoe and at the same time sell him his money। तो इस हमें जो है जो शू मैन्युफैक्चरर को फिर जो है एक ऐसा फार्मर ढूंढने की जरूरत नहीं है जो उसके शूज खरीदना चाहता है और उसको बदले में अपनी जो वीट है वो बेचना चाहता है। ठीक है, यानी कि डबल कोइंसिडेंस हमें जो देखना नहीं पड़ता अगर मनी सर्कुलेशन में है। ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड ए बायर फॉर हिज शूज। तो उसको केवल एक कोइंसिडेंस देखना है कि उसको अपने शू का बायर देखना है। वंस ही हैज एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, तो जब उसने अपने शूज के बदले में मनी ले ली, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। तो अगर उसने शू मैन्युफैक्चरर ने अपने शूज को सेल कर दिया तो उसके पास मनी आ गई और उस मनी से वो मार्केट में जाके कोई भी अपनी पसंद की चीज खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह से जो मनी है वो एक इंटरमीडिएट का काम करती है, एक मीडिएटर का काम करती है चीज़ों को एक्सचेंज करने में। इसलिए मनी को हम क्या मानते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी चीज़ हमने एक्सचेंज करनी है, अपनी चीज़ सेल करनी है, दूसरी चीज़ खरीदनी है, तो मनी उसका एक मीडिएटर बनती है। तो इसलिए मनी इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है।
तो यहाँ तक के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। जब पहले के टाइम में जब करेंसी नहीं होती थी तो डबल कोइंसिडेंस देखना पड़ता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज करना। तो जब पहले चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज होती थी तो बार्टर सिस्टम था और डबल कोइंसिडेंस देखना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास मनी सर्कुलेशन में है, तो मनी से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बदले में या जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में हमें पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों से हम मार्केट में जाके अपनी पसंद की चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसलिए मनी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेट अस वर्क दिस आउट। हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। मनी जो है वो चीज़ों को एक्सचेंज करना ईजी कैसे बनाती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर हमारी पॉकेट में मनी है तो मार्केट में हमें बस वो शॉप ढूंढनी पड़ेगी जहां पे हमारी पसंद का सामान मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ईजी है। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज्ड और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। आज के टाइम में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बार्टर सिस्टम चलता है। जैसे गाँवों में जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स के पास काम करते हैं और उनकी सर्विसेज के बदले में जो बड़े फार्मर्स हैं उनको वीट का कुछ पार्ट दे देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स दे देते हैं या कुछ खाने को दे देते हैं। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो बहुत ही कम बार्टर सिस्टम है अब ज़्यादातर जो हमारा जो एक्सचेंज का मीडियम क्या है, मनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मॉडर्न फॉर्म जो है मनी की क्या क्या है। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो मनी जो है वो क्या चीज़ है जिससे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उसको हम मनी बोलेंगे। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। जब कॉइन्स की इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, ठीक है, जब पुराने टाइम में कॉइन्स से जो ट्रांजेक्शन होता था, सोने चांदी के कॉइन्स होते थे, तो उससे पहले जो है जब मनी का यूज नहीं होता था तो चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। फिर कॉइन्स आए। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। उससे पहले जो इंडियंस हैं वो ग्रेन यानी कि जो वीट या राइस है या फिर जो कैटल पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, उनको जो है मनी की फॉर्म में मनी की तरह यूज करते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि ग्रेन की सभी को जरूरत है, पशुओं की सबको जरूरत है, तो उसके बदले में जो चीजें एक्सचेंज की जाती थी। देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद फिर मेटल के कॉइन्स आए सर्कुलेशन में, जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के कॉइन्स आए। ठीक है, उनकी अलग अलग वैल्यू होती थी। ए फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। तो पिछली सेंचुरी तक, जब राजा महाराजा का टाइम था, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले तक भी हमारे जो ये गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के कॉइन्स सर्कुलेट होते थे जिनकी अपनी वैल्यू होती थी। ठीक है, मान लो गोल्ड के बदले में हमने कोई चीज़ खरीदनी है, उसके बदले में हम गोल्ड का कॉइन देते थे जिसकी अपनी कोई वैल्यू होती थी। तो वैल्यू के हिसाब से हमें जो वो चीज़ मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन आज की जो करेंसी है, आज जो हम सर्कुलेशन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें जो करेंसी यूज करते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आज की जो मॉडर्न फॉर्म है मनी की, उसमें पेपर नोट्स हैं, पेपर के कागज के नोट हैं या फिर कॉइन्स हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एट मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो पिछली सेंचुरी तक जो हम गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन यूज करते थे, तो उस तरह से आज की जो मॉडर्न करेंसी है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। कागज का ही नोट है, कागज की जो अपनी कोई वैल्यू नहीं है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज। इस तरह से जो रुपीज हैं जो कागज से बने होते हैं, उनका अपना भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, जैसे ग्रेन का यूज है, वीट का तो यूज कर सकते हैं, कैटल का यूज कर सकते हैं, गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर का भी। लेकिन आज की करेंसी का अपना कोई यूज नहीं है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन। तो मॉडर्न करेंसी का अपना कोई यूज नहीं है। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर लोग जो इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये सोचने की बात है। इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ये इसलिए जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर ली जाती है क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने इसको अथॉरिटी दी हुई है कि कोई भी इसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। इस पे जो है गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो कोई भी पर्सन इसको लेने से भी कि ये तो कागज का ही टुकड़ा है, हम इसको नहीं लेंगे, इनकार नहीं कर सकता। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ठीक है, आपको याद करना है कि इंडिया में जो करेंसी इशू कौन करता है, करेंसी कौन पब्लिश करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितने रुपीज उसको बोलेगी जो है पब्लिश करने के लिए, उतने जो रुपीज हैं वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। तो इंडिया में कानून के अकॉर्डिंग कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो करेंसी है वो इशू नहीं कर सकती, केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी है कि वो रुपीज या करेंसी इशू कर सकती है। मोर ओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपीज एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो और इसके अलावा जो कानून है वो रुपीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ पेमेंट मानता है और कोई भी पर्सन इसको जो है लेने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, हैज द रुपीज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इस तरह से जो रुपीज है वो वाइडली, मतलब सबसे ज्यादा जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, पेज नंबर 39 और 40 से हमने पढ़ा है कि जो पुरानी करेंसी, पुराने टाइम में जो ट्रांजैक्शन या लेन देन कैसे होता था, और आज हम ट्रांजैक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, करेंसी यूज करते हैं। पुराने टाइम की जो करेंसी थी राजा महाराजा के टाइम में, उसमें अब उस करेंसी की अपनी वैल्यू होती थी, लेकिन आज की करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अथोराइज किया हुआ है। और कौन सा बैंक करेंसी इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, कि बैंक्स में डिपॉजिट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी PDF में, तो वो आपने लिखने भी हैं और लर्न करने। थैंक यू।